हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के पहले पार्ट को देख लिया होगा और आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग आज जो मेनली सीखने वाले हैं, जो हमारे पास क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू बोह्स एटॉमिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है समझिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, यस और नो? और बी क्या होता है? बी इक्वल टू क्या होता है बोलो? 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड होता है। ये सब आपको याद होगा। तो बी प्रोपोर्शनल किसके है? जेड बाई एन के। तो बताइए, अगर बी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो? बताइए बताइए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। तो बताओ ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगला है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू इतना। अरे भैया आप एक चीज बताइए, अगर आपका वेलोसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके? जेड बाई एन के। अब इसमें अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल जेड बचेगा। लेकिन ये क्या लिख रखा है? बी एन बराबर क्या लिखा है? जेड स्क्वायर। तो क्या गलत हो गया क्या? यस ऑफकोर्स, ये क्या हो गया? आगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज, ये होता है। आओ देखते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन में देखा था, टाइम पीरियड आया था हमारे पास, आपने निकाला था टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आया था बोलो? आर बाई बी के। फिर इसको निकाला क्या था? इसको क्या निकाला था? आर हमारे किसके प्रोपोर्शनल था? एन स्क्वायर बाई जेड के। और बी किसके प्रोपोर्शनल था? जेड बाई एन के। तो ये क्या आया था? एन क्यूब बाई कितना आया था आपका? जेड स्क्वायर। ये तो आपका टाइम पीरियड आया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये इसका इनवर्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बोलो? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? तो क्या आपका ये आंसर सही है क्या? जेड क्यूब बाई एन क्यूब सही है क्या? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना। देखो, आपने कोलम्बिक फोर्स देखा होगा ना कि हमारे पास जब सेंट्रल एटम पे यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना लगता है? के जेड ई स्क्वायर बाई कितना लगता है? आर स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है जो कोलम्बिक फोर्स यहाँ पे आता है? तो अब यहाँ पे करना क्या है, आप आर का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे ऊपर जेड है और नीचे क्या है बोलो? आर स्क्वायर है। ऐसे ही तो प्रोपोर्शनल है। तो आर का वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा? जेड बाई आर बराबर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई जेड। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई जेड। क्या ये चीज होने वाला है? तो अब इसको, हाँ, अब लेकिन आर का स्क्वायर था तो ये भी सारे स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एन के पावर 4 और ये क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास जेड क्यूब बाई एन टू पावर एन के पावर में 4 आ गया। क्या आपका आंसर सही है क्या? बिल्कुल, ये यहाँ पे डिवाइड है, तो ये डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बोलिए? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है? ए एंड डी। ए एंड डी। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? देखिए, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलिए। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, सो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। A ball weighing 10 gram is moving with a velocity of 90 meter per second. If uncertainty in its velocity is 5%, then the uncertainty in its position is 10 raised to power minus 33 मीटर। तो आपको करना क्या? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्या आपको याद है ये चीज? बोलिए, बोलिए हाँ मुझे याद है। तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू डेल्टा बी लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लेकिन अगर उसको एम डेल्टा बी लिख देते हो तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या h/4 पाई। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। आइए, तो इसने बोला है कि जो वेलोसिटी में हमारे पास क्या बोला है, वेलोसिटी में 5% क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो इसका वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5/100। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे डेल्टा बी। आइए अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करोगे m इंटू डेल्टा बी। तो डेटा रख देते हैं यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4। पाई का वैल्यू दे रखा है कि आपको यहाँ पे, आप मान लीजिए 4 इंटू 3.14 इंटू मास आपको दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब किलोग्राम में रखोगे, 10 इंटू 10⁻³ और डेल्टा बी का वैल्यू आप रखोगे इंटू 90 इंटू 5/। अब अगला है कि अब आपका काम आ जाता है कि इसको आप लोग क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 1.17 इंटू 10⁻³ के आसपास आ जाएगा। इतना मीटर के आसपास आ जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये सॉरी इतना इंटू 10⁻³ तो आपके पास देखिए आंसर में क्या आ जाएगा इसका। अब इसको हम देखेंगे राउंड ऑफ करके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सो एवर आंसर इज कितना आ गया, 1। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन हम कहाँ, 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे क्योंकि अब क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आगे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, करेक्ट जवाब दीजिए। करेक्ट जवाब क्या आएगा, कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत कौन सा है? पहला बोला एन गिव्स आइडिया ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, बिल्कुल सही। आप देखो, हाँ जो एन होता है साइज बताता है, एनर्जी बताता है, किसी सेल का बताता है। तो सेल के अंदर ही तो ऑर्बिटल होते हैं, जितना हमारे पास सेल का साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है। अगला बोला एल गिव्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, यस एल हमारे शेप के बारे में बताता है। एम एस गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, भैया एनर्जी कहां से दे देगा एमएस है? एमएस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही जवाब भैया, एम ये देता है। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे कि अगर 2 एमएस दे रखा है तो इसी में कुछ दिक्कत होगा। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर सी आपका के पास क्या हो जाएगा, गलत। सो आंसर इज आवर, जो गलत वो सही, मतलब सी आंसर इज आवर करेक्ट। तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज दिस, इट विल वायलेट, क्या वायलेट करेगा बताओ? पहला आया हंट्स रूल, क्या हंट्स रूल को वायलेट करेगा? हंट्स ने क्या बोला था कि आपके पास कोई भी सबसेल है तो हमेशा उसमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरना है। आपको डबलिंग नहीं करना है जब तक कि उस सबसेल के सारे ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन से फुल नहीं हो जाते। तो आपने क्या किया, इसको ही तो पहले वायलेट किया भैया। सबसे पहले सबको सिंगल रखना चाहिए था, आप तो गए फटाफट डबल कर दिए, गलत है, ऐसे नहीं करना। पहले सबको सिंगल सिंगल रखना है, जब सारे फुल हो जाए तब आपको क्या करना है, डबल करना है। तो इसको तो वायलेट कर रहा है क्योंकि इन्होंने किसके बारे में बताया था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इनका रूल था। अगला है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर हमारे पास सेम नहीं हो सकते। तो बताइए कहाँ इनके क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं? इसके लिए अगर m का वैल्यू देखेंगे तो -1 0 +1 ऐसा कुछ होगा, और s के वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा, तो ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोथ हंट्स एंड पाउली, अरे भैया पाउली बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। पाउली को बाकायदा ये फॉलो कर रहा है, हंट्स को नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों लिख रखा है, तो आपके लिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपके पास आंसर जो आने वाला है किसको नहीं फॉलो कर रहा है, बोलिए हंट्स रूल ऑफ मैक्सवेल मल्टीप्लिसिटी। पाउली को तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है। द मैंगनीज Z = 25 हैज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, देखिए सारी चीजें आपके पास यहाँ पे कवर हो गई हैं, छोटी से लेके बड़े से बड़े तक जो भी क्वेश्चन आ सकते थे सब यहाँ पे कवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करिए आप लोग।
तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलिए? 4s2 3d5। एस में कितने बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? अभी आपने सारा रूल देख लिया। हंट्स रूल भी लगाएँगे, पाउली भी लगाएँगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कहीं शक्ल दिखे तो वही आपका आंसर। तो आंसर इज़ आवर बी। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शानदार, ज़बरदस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियल नोड, इस पे क्वेश्चन आता रहता है जेईई में। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है आपके पास, जस्ट आपको लिखना है एल। तो देखिए किसके लिए सेम होता है, दो बोला है, किसके पास दो रेडियल होंगे और दो एंगुलर होंगे। तो एल देख के ही आप बता सकते हो किसके पास एंगुलर दो हो पाएंगे। पी मतलब गलत नहीं होगा, एल बराबर वन आ जाएगा, इसके लिए तीन आ जाएगा, नहीं होगा। या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके लिए भी एल बराबर 2 है। तो इसके लिए एंगुलर नोड कितने हो गए? 2 हो गए। इसके लिए भी एंगुलर नोड ऐसे ही कितना हो गया बोलो? 2 हो गया। तो एंगुलर नोड तो दोनों का 2 है। अब हम चेक करते हैं किसको? रेडियल नोड को। तो फॉर्मूला लगाइए 4 माइनस 2 माइनस 1। ये हमारे पास रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है, तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा? 1। इसमें लगाइए सिंपल सा 5 माइनस 2 माइनस 1। तो आंसर इज आवर 2। देखिए ये भी 2, ये भी 2 मतलब आंसर इज आवर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। ये बाहर होता है एच बाई टू पाई। तो अच्छा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए 2s के लिए पूछा ना, तो एल बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। आप जैसे ही एल का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करोगे, सब में मल्टीप्लाइड है, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम। अब आ जाता है द प्लॉट्स ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर इज गिवन लो। तो आपको बताना है करेक्ट इसमें से कौन सा होगा। चलिए कोशिश करिए इसको। अच्छा ये मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार जेई में जरूर आए। तो मैं इसको थोड़ा आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन क्या-क्या यहाँ पे बन सकता है। देखिए, अब इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप समझोगे एग्ज़ाम में तुरंत देखते ही जवाब दे दोगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन आएँगे। एक आपसे आएगा कि रेडियल वेव फंक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? रेडियल वेव फंक्शन पूछेगा, जिसको वो दिखाएगा साइन आर वर्सेस आर में दिखाएगा। साइन आर वर्सेस आर, या फिर हो सकता है कि ऐसा कैपिटल आर वर्सेस आर में आपको दिखा दे। वो कुछ भी दिखा सकता है, ऐसा कुछ आपको दिखा देगा। ठीक है? ये तो इसका जो ग्राफ होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देखो, जब 1s का ग्राफ, जब भी s का ग्राफ बनाना ना इसके लिए साइन आर वर्सेस आर का, तो जब भी s का ग्राफ बनाना तो वो उसको इनफाइनाइट से स्टार्ट करना। ये ग्राफ किसका? 1s का। ऐसे ही जब आप किसका P का या D का या F का ग्राफ बनाना। जैसे 2P हो गया, 3D हो गया, 4F हो गया। जब इनका ग्राफ बनाना तो स्टार्ट कहाँ से करना? 0 से स्टार्ट करना, ऐसे लेके हुए जाना है। ये किसका ग्राफ है? साइन आर वर्सेस आर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि ये 1s का है, बताओ 2s का ग्राफ कैसे बनेगा? तो जब भी साइन आर वर्सेस आर हो, मान लो 2s पूछा ना, तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले देखते हैं रेडियल नोड निकाल लो। तो 2s में कितने रेडियल नोड आएंगे? अभी आपने देखा क्या फॉर्मूला था रेडियल नोड का? n माइनस एल माइनस वन। तो कितना आ जाएगा रेडियल नोड? वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन। तो आपको करना क्या है ना, स्टार्ट करना है कहाँ से? ये सेम ग्राफ है साइन आर वर्सेस आर। स्टार्ट कहाँ से करना है? इनफाइनाइट से एस के लिए, और काटते हुए इसको जितना रेडियल नोड आए उसको उतनी बार इस एक्स वाले या इस नीचे आर वाले एक्सिस को काट दो। कितनी बार काटोगे? केवल एक बार काटना है, जितना रेडियल नोड आए। फिर नीचे से खिसका के लेके चले जाओ। समझो। अब ऐसे ही मान लो इसका ग्राफ आ जाए, इसका आपके पास आ जाए 3p, या आपके पास आ जाए 4d, या आपके पास आ जाए 5f। इन सबके पास रेडियल नोड कितने हो जाएंगे बोलो? इन सबके पास रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? अगर ध्यान से देखोगे तो एक रेडियल नोड आएगा। तो फिर इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से ऊपर लेके जाओगे। अब कितनी बार काटोगे? काटना आपका काम है, काटते रहिए। कितनी बार काटोगे? एक बार काटोगे, और एक बार काट के सीधे लेके चले। क्या मजा आया आपको काटने में? यहाँ पे कैसे काटना है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये ग्राफ आ गया। अब आपसे कोई भी पूछ ले, मान लीजिए 3p की जगह पे
4 पे आ जाता तो एक बार ऊपर काट के लेके फिर नीचे चले जाते, ऐसा करना है। अब ये हो गया साइन आर वर्सेस आर का। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो दूसरा क्वेश्चन आता है रेडियल, उसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ। यह सेम चीज़ को मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है? देखिएगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है ना, ये जो ग्राफ आएगा साइन आर, ये ग्राफ किसके बीच में आएगा? साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे आर स्क्वायर वर्सेस आर, ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ बनाते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर का, साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर का, और एक दूसरा ग्राफ भी ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के जरूर जाना। साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब मुझे एक चीज बताना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s और यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम वैसा 2p 3d या फिर 4f। इन सबके पास रेडियल नोड कितने हैं? 0। तो सिंपली उनको सेम जैसा आपने ऊपर बनाया सेम वैसे ही बनाते हुए चले आना, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अब जैसे इसके लिए आगे बात करते हैं, जैसे आपके लिए इसी सेम ग्राफ को मैं बता रहा हूँ आपको लिए, किसके लिए? साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर, और फिर से यहाँ पे ले आऊँ साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर, लेकिन मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ 2s के लिए, और यहाँ पे इसको ले रहा हूँ 3p एंड 4d और 5f के लिए। बताओ, क्या इन सबके पास रेडियल नोड आ चुका है क्या? बताइए, यहाँ पे कितने रेडियल नोड आएंगे? एक। कितना आएगा? एक। तो अब ये जीरो पे नहीं आएगा, ये ऐसे आते जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, जीरो के नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर से यही हल्का सा टच करते हुए मान के चलो कि ये ऐसे करते हुए भाग जाएगा। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम टाइप का दिख रहा है ना, ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं रेडियल नोड। कितना रेडियल नोड बनाइए? एक। ठीक। अगर मान लो यही चीज हमारे पास 2s ना होके 3s होता तो इसको कैसे लेके जाते बोलो? उठा के लेके आते, यहाँ पे दो रेडियल नोड बनेंगे तो एक बार किया, फिर कितनी बार किया? दो बार किया, फिर सीधे चला गया। तो एक रेडियल नोड और दो रेडियल नोड। सेम इस ग्राफ को अगर हमको 3s के लिए बनाना होता तो कैसे बनाते बोलो? ऐसे लेके आते, फिर एक बार तो काटे थे, फिर दोबारा काटते, फिर ये ऐसे काटते हुए लेके जाते। तो आई होप वो चीज समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपको समझ में आ गया हो, ऊपर से जाना है, काटना है कि नहीं काटना? नहीं काटना, नहीं काटना भाई। अब ऐसे करते हुए हम इसको लेके चले जाएंगे और ये क्या बताएगा? एक रेडियल नोड है इसके पास। आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये दो टाइप का मैंने आपको बता दिया, वन, और ये टाइप नंबर ये आपका टू। ठीक। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे वीडियो ले आऊंगा, दूसरा लेक्चर ले आऊंगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरे के लिए मैं एक पेज ले रहा हूँ। तो मैं आपको भी ये तीसरा वाला बताने जा रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसको बोलते हैं रेडियल रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूशन फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना, आपको देख किसके बारे में रहा, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, आप उसको ध्यान से देखिए। 4 पाई आर साइन स्क्वायर आर, ऐसा कुछ दे रखा होगा, वर्सेस क्या दे रखा होगा? आर दे रखा होगा। या आपके वहां पे इसको लिख रखा होगा आर स्क्वायर आर लिख रखा होगा वर्सेस आर। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा देखने को मिले तो समझ जाना ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये सारी चीजें, यहाँ पे वो सारी चीजें लिखा है और यहाँ पे लिखा आर। अब इसके ग्राफ पे आपको ध्यान देना है, इसके जितने भी ग्राफ होते हैं सब जीरो से स्टार्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब वो क्या होगा? जीरो के बाहर, मतलब नीचे नहीं जाएगा। तो इसका भी आपको देखना है कि जहां ऐसा हम्प दिखेगा मतलब वहां पे एक रेडियल नोड आएगा। तो बताओ, 1s के लिए इसका सेम बनेगा, 1s हो गया, 2p हो गया, 3d हो गया, 4f हो गया, सबका सेम बनेगा। कैसे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होके कैसे जाएगा ये बताओ? ये आपके पास जाएगा ऐसा। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कैसे बनेगा, आपके लिए 2s आ जाए, 3p आ जाए, 4d आ जाए, 5f आ जाए, कितने रेडियल नोड बनेंगे बताओ? रेडियल नोड बताओ कितना बनेगा? एक फॉर्मूला लगा के देख लो, किसी में भी लगाओगे एक रेडियल नोड आएगा। तो इसको कैसे लेके जाएंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बार घुमाया, हम्प किया, फिर ऐसा लेके हम चले जाएंगे। अगर मान लो ये ना छोड़ के आपके सामने आ जाए, 3s आ जाए, 4p आ जाए, 5d आ जाए, या फिर 6f आ जाए, बताओ यहाँ पे रेडियल नोड कितने बनेंगे? यहाँ पे आपके पास रेडियल नोड जो आने वाले हैं
दैट विल बिकम कितना 2 आएगा। तो कैसे बनाओगे बताओ? यहाँ से स्टार्ट किए, एक बार नीचे लेके गए, फिर कितनी बार? 2 बार। अब क्या नीचे लेके जाना है? 2 हो गया हमारा काम। अब सीधे भगा देना है। 1 और 2 इनके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हाँ, इस टाइप के कैसे ग्राफ को हमको सॉल्व करना है। तो और चेक करते हैं। ये क्या दे रखा है आपका? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। ध्यान से देखो इस चीज़ को। और आर दे रखा है। और किसके लिए पूछा है? प्लॉट द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके लिए पूछा? 3s के लिए। बताओ 3s के लिए कैसा बनेगा? आप बताओ कितने रेडियल नोड आएँगे? 1s के लिए 0, 2s के लिए 1, 3s के लिए कितना? 2। तो कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? स्टार्ट आप कहीं यहाँ से करोगे, 1 बार लेके आओगे, फिर 2 बार लेके आओगे, फिर तीसरी बार लेके आओगे क्या? लेके भाग जाओगे। चेक करो कौन-सा ऐसा? देखिए 1, 2 देखते ही आपने आंसर मार दिया। ऑप्शन इज डी। कैसा लगा? कमेंट करना। अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेरा कॉन्सेप्ट तो बता ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है जी जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32 दे रखा है इज इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? एक्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल ml इक्वल टू 0। बोला है कि ऐसा कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे इसके लिए कि जिसके लिए m का वैल्यू ml का वैल्यू 0 हो और वो कैसा हो? कंप्लीटली फील्ड हो। कंप्लीटली कैसा हो? कंप्लीटली आपके पास जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। पहले इसका क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 32 के लिए क्या लिखोगे बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हाँ 4s3d उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पे 4p कितना हो जाएगा इसका? 4p आपके पास आ जाएगा 2। तो देखिएगा 1s का इसका देखोगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आएँगे, m का वैल्यू 0 इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन p में ध्यान दीजिएगा। p में यहाँ पे भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0 आएगा? हमारे पास केवल एक ही ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0 आएगा दैट इज़ दिस वन। ठीक? तो इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, ये पूरा फील्ड है, ये भी पूरा फील्ड है, इसके लिए ml का वैल्यू कितना होता है बोलो? 0 इसके लिए भी 0 इसके लिए भी 0 इसके लिए -1 इसके लिए +1 तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही इसके लिए यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1। हाँ, 3D की बात करोगे तो इसके लिए कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे हमारे पास -2, -1, 0, +1, +2 केवल 1 को कंसीडर करेंगे, यहाँ से हमारे पास m बराबर 0 वाला 1 आएगा। और p में ये दोनों हमारे पास कैसे होंगे? सिंगल। ये हमारे पास कैसे हैं? हाफ फील्ड हैं, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितने आ जाएँगे चेक करिए, कैलकुलेट करिए। 1, 2 यहाँ से मिला हमको 1 3 और ये 1 4 5 6 और यहाँ से आपको एक मिला 7। सो आंसर इज योर कितना? 7। ये भी जेईई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे-कैसे आसान-आसान क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा आप फोकस होके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 ms इक्वल टू प्लस हाफ। आप मुझे एक बताओ अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी ऑर्बिटल में तो एक का तो होगा प्लस हाफ तो दूसरे का होगा क्या? माइनस हाफ। तो अगर हमने बोला कि हमारे पास इसमें प्लस हाफ वाले कितने हैं? 1। तो आपको सिंपली क्या बताना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही बता दोगे तो बता दोगे प्लस हाफ वाले कितने हैं। तो ये कुल मिला के पूछना चाहता है कि n बराबर 5 में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि उसमें हाफ प्लस हाफ तो 1 होगा और माइनस हाफ 1 होगा। तो हम सीधे क्या काउंट करके बता दें? ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल 2n स्क्वायर। तो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, होता है n स्क्वायर। n बराबर 5 के लिए कितना आ जाएगा? 25। सो 25 इज योर आंसर। क्या ऑप्शन में नहीं है क्या? हाँ, सेकंड इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको भी कमेंट करें और बताएँ। अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक चाहिए जो आपको अभी इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।